हेलो फ्रेंड्स, ये हैं आइवर जेनिंग्स। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पर इनकी पकड़ के लिए इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की एक अथॉरिटी माना जाता है। इनकी कही हुई बातों को बहुत सारे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स फॉलो करते हैं। इनफैक्ट कई सारे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए आइवर जेनिंग्स की एक बहुत ही अहम भूमिका रही है। ये देश हैं श्रीलंका, पाकिस्तान, मलेशिया और नेपाल। इनफैक्ट नेहरू जी ने भी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में इन्हीं का नाम प्रपोज किया था, बट बाद में गांधी जी के कहने पर इनकी जगह पर BR अम्बेडकर जी को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया था। अब क्योंकि इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की एक अथॉरिटी माना जाता है, तो ये जानना भी ज़रूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर इनके विचार क्या हैं। तो आइवर जेनिंग्स का कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन को जितना स्मॉल रखा जा सकता है उतना अच्छा है, और इन्होंने सभी देशों के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के लिए एक गोल्डन रूल बनाया था और कहा था कि जब भी आप अपने देश का कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि जो चीज़ें सेफली कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर रखी जा सकती हैं उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट कभी भी मत बनाइए। बट हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया तो इस गोल्डन रूल को बिल्कुल ही फॉलो नहीं किया, और देखते ही देखते हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही ज़्यादा बल्कि हो गया। और इसीलिए काफ़ी सारे क्रिटिक्स इस कॉन्स्टिट्यूशन को एलिफेंटाइन साइज़ का कॉन्स्टिट्यूशन कहकर क्रिटिसाइज़ करते हैं। अगर हम अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ था तो उस समय ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 395 आर्टिकल्स हुआ करते थे, जिन्हें 22 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। जबकि USA के कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 7 आर्टिकल्स थे, ऑस्ट्रेलिया की कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 128 आर्टिकल्स हैं और कनाडा की कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 147 आर्टिकल्स हैं। और यहाँ हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में इतने सारे आर्टिकल्स के अलावा प्रीएम्बल को भी डाला गया और 8 शेड्यूल्स को भी। दुनिया के किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में इतने सारे आर्टिकल्स और शेड्यूल नहीं हैं जितने कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इतने सारे आर्टिकल्स क्यों हैं? क्यों है हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन इतना ज़्यादा बल्कि? इसके 6 मुख्य कारण हैं। चलिए सबसे पहले कारण को देखते हैं। देखिए, एक ओल्ड सेइंग है कि जो समझदार इंसान होता है वो अपनी गलतियों से सीखता है, बट जो ज़्यादा समझदार इंसान होता है वो सिर्फ अपनी ही गलतियों से नहीं बल्कि दूसरों की गलतियों से भी सीखता है। और हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स सेकेंड कैटेगरी को बिलोंग करते थे। इन्होंने दुनिया के सभी मेजर कॉन्स्टिट्यूशंस की वर्किंग को एनालाइज किया, खासकर ब्रिटेन, आयरलैंड, USA, कनाडा, USSR, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान, साउथ अफ्रीका और जर्मनी। इन्होंने देखा कि जब इन देशों के कॉन्स्टिट्यूशंस को बनाया गया तो उस समय किन बातों का ख्याल रखा गया था। इसके बाद जब ये कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुए तो किस तरह की दिक्कतें आईं। इन सब चीज़ों को एनालाइज करने के बाद इन्होंने जो एक्सपीरियंस गेन किया उसको इन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पूरी तरह से उलेट दिया, और इसके कारण हमारा कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा बल्कि हो गया। इसके अलावा दूसरा रीज़न जिसकी वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बल्कि हुआ वो ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेंटर और स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन को भी एक साथ इंक्लूड कर दिया गया है। अगर आप इसे अमेरिकन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन से कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि अमेरिकन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ नेशनल गवर्नमेंट का कॉन्स्टिट्यूशन है। स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशंस को फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड नहीं किया गया है। तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बाकी के देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से थोड़ा बल्कि नज़र आता है। तीसरा कारण हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बल्कि होने का ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेंटर और स्टेट के बीच लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर्स को बहुत ही डिटेल्ड और एलेबोरेटेड वे में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अगर हम दूसरे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से इसे कंपेयर करें तो हम देखेंगे कि वहाँ पर गवर्नेंस के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को ही कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है, जबकि हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नेंस के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस को भी डिटेल्ड वे में एलेबोरेट कर दिया गया है। इनफैक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो मैटर्स भी इंक्लूड कर दिए गए हैं जिन्हें ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन या पॉलिटिकल कन्वेंशन के लिए छोड़ा जा सकता था। तो ये था तीसरा कारण जिसकी वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और ज़्यादा बल्कि हो गया है। चौथा कारण ये है कि हमारी कंट्री एक बहुत ही वास्ट कंट्री है और यहाँ पर ऐसी कई सारी पेक्यूलर प्रॉब्लम है जिनको कॉन्स्टिट्यूशन में केटर किया जाना ज़रूरी था, और इसीलिए शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए अलग से एक पार्ट को ऐड किया गया है, पार्ट 16। ऑफिशियल लैंग्वेजेस के लिए पार्ट 17 को ऐड किया गया है और इमरजेंसी प्रोविजंस के लिए पार्ट 18 को ऐड किया गया है, जिसकी वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और ज़्यादा बल्कि हो गया है। इसके अलावा हमारे देश के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट की रीजनल प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए नागालैंड, आसाम, मणिपुर, सिक्किम और मिज़ोरम के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस ऐड किए गए हैं, जिसकी वजह से ऑब्वियसली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और ज़्यादा कुछ पार्ट्स ऐड हो गए हैं। और लास्ट मेजर रीज़न ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिकली फंडामेंटल राइट्स
फंडामेंटल ड्यूटीज़ और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के लिए अलग अलग पार्ट्स ऐड किए गए हैं। ऐसा बाकी सभी देशों के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। तो ये वो रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बाकी देशों से ज़्यादा बल्कि हो जाता है। बट जब आइवर जेनिंग्स से पूछा गया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने आपके गोल्डन रूल को फॉलो नहीं किया तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे, तो इन्होंने कहा कि देखो भाई, भारत के लोगों को लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन की आदत हो गई है। ब्रिटिश गवर्नमेंट के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को ही देख लो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लॉन्गेस्ट एवर एक्ट था जिसे ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया था, और न्यू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही इन्फ्लुएंस है। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो बल्कि होना ही था। हेलो फ्रेंड्स, हमारे पार्लियामेंट में दो हाउसेस हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अगर आप लोकसभा का मेंबर बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, ये डिटेल्स हमें मिलती हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 84 में। और अगर आप राज्यसभा का मेंबर बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, ये डिटेल्स हमें मिलेंगी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 173 में। और इन दोनों ही आर्टिकल्स में जितनी भी क्वालिफिकेशंस हैं उनको 4 पार्ट्स में क्लासिफाई किया जा सकता है: सिटीजनशिप, एज, ओथ और ऐसी दूसरी क्वालिफिकेशंस जो कि पार्लियामेंट ने प्रिस्क्राइब की हैं। तो चलिए इन क्वालिफिकेशंस को थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर आप लोकसभा या फिर राज्यसभा का मेंबर बनना चाहते हैं तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो ये है कि आपको भारत का नागरिक होना होगा, और दूसरी रिक्वायरमेंट एज से रिलेटेड है। लोकसभा का मेंबर बनने के लिए आपकी एज कम से कम 25 साल होनी चाहिए, और राज्यसभा मेंबर बनने के लिए आपकी एज कम से कम 30 साल होनी चाहिए। इसके अलावा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए आपको एक ओथ भी लेनी होती है, और इस ओथ को मेंशन किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 3rd शेड्यूल में। तो जिस दिन आप पार्लियामेंट में पहली बार एंटर करते हैं उसी दिन आपको ये ओथ लेनी होती है और कहना होता है कि मैं भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में सच्ची निष्ठा रखूंगा, भारत की इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी को अक्षुण्ण रखूंगा, और साथ ही साथ जो भी ड्यूटीज मुझे मिली हैं एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मैं उन सभी ड्यूटीज का पालन करूंगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि ये ओथ आप कौन सी लैंग्वेज में ले सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 3rd शेड्यूल में जो ये ओथ लिखी हुई है ये 2 भाषाओं में मेंशन्ड है, इंग्लिश और हिंदी। बट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है कि आप 8th शेड्यूल में मेंशन किसी भी लैंग्वेज में ये ओथ ले सकते हैं। तो अगर आप हिंदी या इंग्लिश के अलावा किसी दूसरी लैंग्वेज में ओथ लेना चाहते हैं तो आपको पहले से इन्फॉर्म करना होगा और आपको उस लैंग्वेज की ट्रांसलेटेड वर्जन ऑफ ओथ मिल जाएगी, उसी को आपको पढ़कर सुनाना होता है। बट इसके बावजूद एक क्वेश्चन ये भी है कि जो लोग बोल नहीं सकते वो कैसे ओथ लेंगे। तो उसके लिए प्रोविजन किया गया है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 1995 में। यहाँ पर कहा गया है कि या तो ऐसे लोग साइन लैंग्वेज के थ्रू ओथ ले सकते हैं, और अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो फिर वो लिख कर दे सकते हैं, और अगर इनमें से आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप करने ही क्या आए हो, फिर तो आप रहने ही दो। तो ये जो 3 रिक्वायरमेंट्स हैं ये काफी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। तो अब आप कहोगे कि सर मैं इंडिया का सिटीजन भी हूँ, मेरी एज भी 25 साल से ज्यादा की है और अब मैंने ओथ भी ले ली है, तो क्या अब मैं लोकसभा का मेंबर बन गया हूँ? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अपने घर पे बैठे बैठे अगर आपने ओथ ले लिया है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। आपकी ओथ की वैल्यू सिर्फ तभी मानी जाएगी जब आपने एक ऐसे इंसान के सामने ओथ ली है जिसे इलेक्शन कमीशन ने ऑथराइज किया है। और ये सेम बात लोकसभा के लिए आर्टिकल 84 में मेंशन की गई है और राज्यसभा के लिए आर्टिकल 173 में मेंशन की गई है। वैसे आर्टिकल 84 और आर्टिकल 173 के अलावा एक और आर्टिकल है ओथ से रिलेटेड, ये आर्टिकल है आर्टिकल 99। आर्टिकल 99 अलाउ करता है कि प्रेसिडेंट या फिर प्रेसिडेंट द्वारा ऑथराइज किसी पर्सन के सामने भी आप ओथ ले सकते हैं। बट आपने देखा होगा कि ज्यादातर लोग राज्यसभा या लोकसभा में जब पहले दिन जाते हैं तो वहां पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर के सामने ही ओथ ले लेते हैं। वो इसलिए क्योंकि राज्यसभा और लोकसभा की जो रूल बुक है वो ये अलाउ करती है कि आप प्रिसाइडिंग ऑफिसर के सामने भी ओथ ले सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की क्वालिफिकेशन से रिलेटेड लास्ट पॉइंट की, यानी अदर क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय द पार्लियामेंट। तो ये जो अदर क्वालिफिकेशंस हैं इन्हें मेंशन किया गया है एक पार्लियामेंट्री एक्ट में। इस पार्लियामेंट्री एक्ट का नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। तो यहाँ पर लोकसभा मेंबर बनने के लिए जो अदर क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब की गई है वो ये है कि आपके पास कम से कम एक वोटर आईडी कार्ड जरूर होना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का हो। और राज्यसभा मेंबर बनने के लिए जो अदर क्वालिफिकेशन रोपा एक्ट 1951 में मेंशन की गई थी वो ये थी कि जिस स्टेट से आप राज्यसभा इलेक्शन लड़ रहे हो उसी स्टेट की किसी भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप रजिस्टर्ड वोटर होने चाहिए। हालांकि ये रिक्वायरमेंट अब हटा दी गई है, अब चाहे तो आप उत्तर प्रदेश के रजिस्टर्ड वोटर हो
लेकिन राज्यसभा इलेक्शन आप लड़ रहे हो मध्य प्रदेश का, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले ये नहीं हो सकता था। तो एक तरह से अगर आप देखें तो ये रिक्वायरमेंट लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए अब सेम हो गई है। यानी अगर आप किसी भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के रजिस्टर्ड वोटर हैं तो आप लोकसभा के लिए भी क्वालिफाइड हैं और राज्यसभा के लिए भी। इसके अलावा रोपा एक्ट 1951 में ये भी कहा गया है कि अगर कोई सीट शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है तो वहां से सिर्फ शेड्यूल कास्ट के ही कैंडिडेट कंटेस्ट करेंगे। इसके अलावा अगर कोई सीट शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रिजर्व है तो वहां से सिर्फ शेड्यूल्ड ट्राइब के ही कैंडिडेट्स कंटेस्ट करेंगे और बाकी की जो जनरल सीट्स हैं वहां से कोई भी इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है, जनरल कैंडिडेट भी और एससी एसटीज भी। हेलो फ्रेंड्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक बहुत ही पावरफुल पोजीशन होती है। ऐसे में मैं तो यही चाहूंगा कि आप इन लोगों से दूर ही रहें। लेकिन अगर मान लो कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए कि कोई एमपी आपको परेशान करने लगे या फिर किसी कारणवश आपकी और एमपी की दुश्मनी हो गई है, ऐसे में आप क्या करोगे? ऐसे में आपको उससे वो चीज छीन लेनी चाहिए जो उसे सबसे ज्यादा पसंद है, उसकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट। यानी आप उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिस्क्वालीफाई करवा दो। और ऐसा करने के कोई एक दो तरीके नहीं, पूरे 6 तरीके हैं। और मैं अब आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन से 6 तरीके हैं जिसके थ्रू आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिस्क्वालीफाई करवा सकते हो। देखो, पहला तरीका थोड़ा मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि अब ये एमपी भारत का सिटीजन नहीं है। और ये तो तभी हो सकता है जब उस एमपी ने किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप ले ली हो। हालांकि यहाँ पर एक ऑप्शन है। ऑप्शन ये है कि अगर आपके पास कोई ऐसी वीडियो पड़ी हो उसकी जहां पर वो ये कह रहा हो कि उसकी लॉयल्टी इंडिया की जगह किसी दूसरे देश की तरफ है, तो बात बन सकती है। वैसे मैंने पहले ही बोला था ये ऑप्शन थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसीलिए दूसरा ऑप्शन देखते हैं। वो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से रिलेटेड। ये तरीका बहुत काम का है क्योंकि किसी भी लेजिस्लेटर को ये अलाउड नहीं है कि वो यूनियन गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करे। तो आपको थोड़ा बहुत जुगाड़ लगाना पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं से ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि ये एमपी कौन कौन से ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड कर रहा है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि यहाँ पर कुछ एग्जेम्पशंस भी हैं। कुछ ऐसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हैं जो कि एमपीज होल्ड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अलाउड है और कौन सा नहीं। और ये फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल नहीं है। ये जानकारी आपको मिलेगी पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959 में। देखो, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में आप बंदे को फंसा सकते हो, लेकिन इससे भी बढ़िया एक ऑप्शन है, आप ये प्रूव कर दो कि ये आदमी पागल है। लेकिन देखो, आपके कह देने से तो कोई बात मानेगा नहीं। आपको ये बात कोर्ट में प्रूव करनी पड़ेगी और कोर्ट फिर मेडिकल एविडेंसेस और लीगल प्रोसीजर चलेंगे। अब फिर जो होगा देखा जाएगा। देखो, ऑप्शन है, आप ट्राई करके देख सकते हो। अगर नहीं पसंद आ रहा है तो और तरीके भी हैं, उनके बारे में बात कर सकते हैं। एक तरीका ये भी है कि आप ये प्रूव कर दो कि सामने वाली पार्टी जो है वो पूरी तरह से बैंकक्रप्ट है। कहने का मतलब, अगर किसी इंसान के पास इतना कर्जा या फिर डेट है जो कि वो पे ही नहीं कर सकता, तो उस इंसान को बैंकक्रप्ट कहा जाएगा और लीगल टर्म्स में हम कह देते हैं अनडिस्चार्ज सॉल्वेंट। ऐसी स्थिति में एमपीज को इसलिए डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है क्योंकि जिस इंसान के ऊपर इतने फाइनेंशियल बर्डन्स हैं, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस या लाइबिलिटीज हैं, वो किसी भी स्थिति में पार्लियामेंट्री ड्यूटीज को इम्पार्शियल होकर कर ही नहीं सकता। क्योंकि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम उसके दिमाग में तो एक ही चीज चल रही होगी कि यहाँ पे ऐसी कौन सी चीज है जिसका वो फायदा उठा ले। और इतनी पावर तो एक एमपी के पास होती ही है। तो इसीलिए इन लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो भाई, अगर ये तरीका भी आपको नहीं जम रहा है तो फिर चलते हैं नेक्स्ट तरीके पे। यहाँ पर बात हो रही है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 की। इसके अंदर कुछ मेथड्स मेंशन किए गए हैं जिसके बेस पर एमपीज को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। एमपीज किस किस तरह की गड़बड़ी करते हैं ना, उन सारी गड़बड़ियों की यहाँ पर एक लिस्ट मिलती है। आपको बस ये ढूंढ के निकालना है कि इनमें से कौन सी गड़बड़ी एमपी ने इलेक्शन से पहले की है, इलेक्शन के दौरान की है या फिर इलेक्शन होने के बाद की है। और अगर आपका तीर निशाने पर लगा तो एमपी अपनी सीट नहीं बचा पाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्शन से पहले के कांड की। आपको देखना यह है कि एमपी बनने से पहले क्या ये बंदा किसी गवर्नमेंट जॉब में था, और अगर था तो क्या इसे करप्शन या फिर देशद्रोह के मामले में निकाला गया था। और अगर ऐसा नहीं है तो इलेक्शन के दौरान अगर इसने इलेक्शन एक्सपेंसेस के साथ कुछ छेड़छाड़ करी हो, गलत इंफॉर्मेशन इलेक्शन कमीशन को दी हो, या फिर किसी भी इलेक्शन ऑफेंस में ये गिल्टी पाया गया हो, इस तरह का भी अगर कोई मामला निकल के आता है तो भी आप इसको डिस्क्वालीफाई करा सकते हो। और इलेक्शन एक्सपेंसेस के साथ छेड़छाड़ करना बहुत ही आम बात है, बट इसको प्रूव करना पड़ेगा। लेकिन अगर इलेक्शन हो चुके हैं तो आप ये सब चीजें कहाँ से खोद के निकालोगे? ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो चलो देखते हैं कि इलेक्शन के बाद इसने ऐसा कोई कांड किया हो जो इस लिस्ट में हो। अगर आपके पास कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसमें एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में इसका फायदा हुआ हो, पर्सनल फायदा, तो आपका काम बन सकता है। दूसरा पॉइंट है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से रिलेटेड। तो जब हम लोग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को एज अ पॉइंट डिस्कस कर रहे थे एमपी की डिस्क्वालिफिकेशन में,
तो वहां पर तो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट के ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पर उन ऑर्गेनाइजेशंस को भी कंसीडर किया जा रहा है जहां पर गवर्नमेंट की हिस्सेदारी 25% या उससे ज्यादा है। तो अब तक जितने भी पॉइंट्स हम लोगों ने देखे उन्हें देखकर अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा तो नहीं हो सकता और वैसा तो नहीं हो सकता, तो अब जो पॉइंट आ रहा है इसको बहुत ध्यान से देखो। देखिए, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इतने सारे भाषण देता है अपनी पूरी लाइफ टाइम में, उनमें से एक छोटा सा पॉइंट तो आप ऐसा निकाल ही सकते हो जिसमें आप ये प्रूव कर पाओ कि ये इंसान इस ग्रुप को उस ग्रुप के खिलाफ भड़का रहा है। तो ये एक अच्छा तरीका है, लेकिन इसके अलावा एक और चीज है, आप उस बंदे को किसी सोशल क्राइम प्रैक्टिस करने में फंसा सकते हो, जैसे अनटचेबिलिटी या फिर डॉरी या फिर सती प्रैक्टिस से रिलेटेड। सती तो खैर आजकल नहीं हो पाया, लेकिन डॉरी और अनटचेबिलिटी तो काफी कॉमन है। और अगर कुछ भी नहीं कर पा रहे हो फिर तो हाथ पे हाथ रख के बैठे रहो और इंतजार करो कि उसे 2 या 2 से ज्यादा साल की कोई सजा सुना दी जाए। वैसे एक और तरीका है जिसके थ्रू एमपीज डिस्क्वालीफाई होते हैं, लेकिन उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, वो आपके हाथ में नहीं है, और ये तरीका है डिफेक्शन। डिफेक्शन को हम लोगों ने अलग से कवर किया है और इससे रिलेटेड वीडियोस आपको मिलेंगी 46 फोल्डर में बुक्स ऑफ ऐप पर। बट इससे पहले कि हम इस वीडियो को एंड करें, मैं आपको बताना चाहता हूं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंदर एक सेक्शन है, सेक्शन 8(3). इसके अंदर ये मेंशन किया गया है कि अगर किसी भी एमपी को 2 या 2 से ज्यादा साल की सजा होती है तो इस केस में उसको 6 साल के लिए डिस्क्वालीफाई किया जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन। तो अगर सजा आज सुनाई गई है तो आज से लेके 6 साल तक के लिए उस एमपी को डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। लेकिन 2013 से पहले तक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंदर एक और सेक्शन हुआ करता था। ये सेक्शन था सेक्शन 8(4). यहाँ पर कहा गया था कि इस तरह के कन्विक्शन में जब डिस्क्वालिफिकेशन होता है तो वो डिस्क्वालिफिकेशन डेट ऑफ कन्विक्शन के 3 महीने के बाद लागू होगा। यानी कोर्ट ने अगर आपको सजा आज सुनाई है तो आज से 3 महीने के बाद आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की पोजीशन से। बट 2013 में लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया नाम के एक लैंडमार्क केस में सुप्रीम कोर्ट ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 8(4) को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया और इसे स्ट्राइक आउट करते हुए कहा कि एमपीज और एमएलएज को अगर लोअर कोर्ट में ही सही लेकिन सजा सुनाई जा चुकी है तो उसके बाद उन्हें ऑफिस में रहने का कोई हक नहीं है, और उसके बावजूद उन्हें 3 महीने तक एमपी और एमएलए बने रहने दिया जा रहा है, तो ये प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, जस्टिस और रूल ऑफ लॉ के खिलाफ है।